हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार के पहले खंड समता के अधिकार से संबंधित बात करेंगे, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में वर्णित है। तो ये जो पहला खंड है समता का अधिकार, आखिर ये मौलिक अधिकार में क्यों लिखना पड़ा, आखिर इसकी क्या आवश्यकता हुई कि समता के अधिकार का वर्णन किया गया है। कहीं ना कहीं हम ये देख पाते हैं कि असमानता की बात होती है तो ही फिर समानता की बात आती है। इसका मतलब हमारे प्रकृति में, हमारे देश में कहीं ना कहीं असमानता है। उस असमानता को दूर करने के लिए समानता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और हमारे मौलिक अधिकार में वर्णित भी है। तो अगर हम देखें कि हमारे प्रकृति में या हमारे देश में किस किस प्रकार की असमानताएं हो सकती हैं, तो दो प्रकार की असमानताएं होती हैं। जैसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ असमानताएं हैं जो कृत्रिम है, सामाजिक है, मतलब आर्टिफिशियल है और सोशलिस्ट है। जैसे हम लोग जो पैदा करते हैं, सपोज मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, किसी व्यक्ति को मिल जा रहा है, कहीं ना कहीं असमानता है। किसी व्यक्ति को कहीं पे नौकरी मिल जा रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा है, ये असमानता है। ये कृत्रिम और सामाजिक हुआ। कहीं कहीं ना जाति के आधार पर भी भेदभाव हम लोग देख लेते हैं। ये कृत्रिम असमानता हुआ, सामाजिक असमानता हुआ। एक असमानता होता है जिसको नैसर्गिक या प्राकृतिक असमानता बोलते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो सरकार के हाथ में नहीं है उसको ठीक कर सके। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबा है तो कोई व्यक्ति बहुत नाटा है, कोई व्यक्ति बहुत मोटा है तो कोई व्यक्ति बहुत पतला है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक असमानता, नैसर्गिक असमानता। ये भी असमानताएं हैं परंतु ये प्राकृतिक है। सरकार या हम में से कोई भी व्यक्ति इसको दूर नहीं कर सकता है। तो हमारे समाज में जो कृत्रिम या सामाजिक असमताएं हैं उसको दूर करने के लिए हमारे मौलिक अधिकार में कुछ बातें वर्णित की गई है। दूसरी बात यह भी है कि क्या अगर असमानता को दूर करना है तो इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके भी दो तरीके के उपाय हैं। पहला औपचारिक तरीका और दूसरा वास्तविक तरीका। यानी औपचारिक विधि से हम असमानता को दूर कर सकते हैं और वास्तविक विधि से असमानता को दूर कर सकते हैं। तो आखिर ये औपचारिक विधि क्या है। औपचारिक विधि में ये होता है कि सामान्यतः समानता हम लाने के लिए एक जैसा कानून या एक जैसा कोई नियम लागू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल दे देते हैं कि अभी पूरे भारत देश में हो सकता है आने वाले दिन में यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू हो जाए, जो सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून है। विवाह के मामले को लेकर के हो, तलाक के मामले को लेकर के हो, तो सभी धर्मों के लिए एक कानून हो जाए। जबकि वास्तविक विधि ये है कि जिस वर्ग को जैसा कानून की आवश्यकता है उस तरीके का कानून का निर्माण किया जाएगा। तो वास्तविक विधि का मतलब जिस वर्ग को जैसा चाहिए वैसा कानून, जबकि औपचारिक विधि का मतलब कि लगभग पूरे देश में एक जैसा कानून लागू किया जाएगा। वास्तविक विधि का, वास्तविक कानून का एक एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि घरेलू हिंसा को लेकर के है, तो घरेलू हिंसा कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर के उसके लिए ज्यादा सख्त कानून बना हुआ है। यानी अगर महिला पे कोई अत्याचार कर रहा है, चाहे वो महिला पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, सास के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, बस वो रक्त संबंधित होना चाहिए और उस परिवार में कोई पुरुष किसी प्रकार का हिंसा कर रहा है तो वहां पे सख्त कानून है। तो ये महिलाओं को लेकर के बना है परंतु पुरुष को लेकर के नहीं। छेड़खानी को लेकर के अगर हम बात करें तो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, पुरुषों के लिए वैसा कोई सख्त कानून है नहीं। या अगर बलात्कार संबंधी मामले में अगर देखें तो महिला के सिक्योरिटी को लेकर के, महिला को सुरक्षा को लेकर के कानून बनाया गया है परंतु पुरुषों के लिए नहीं। तो ये वर्ग विशेष कानून हो गया। किसी स्पेशलिस्ट, किसी स्पेशल वर्ग के लिए ये कानून बनाया जाता है। जैसे कि और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो एट्रोसिटी एक्ट है या SC/ST एक्ट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कानून बनाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि दो विधियां हैं। पहला विधि है कि अगर वैसा कानून जो सबके लिए एक जैसा बन रहा हो तो वहां पे वो औपचारिक विधि हो गया। अगर वैसा कानून जो किसी वर्ग विशेष के लिए बन रहा है तो वह वास्तविक विधि हो गया। दो तरीके से बन सकता है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। तो आर्टिकल 14 जो है यह मौलिक अधिकार के पहले खंड का पहला अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद के बारे में हम लोग देखेंगे क्या वर्ड है। तो सामान्यतः आप लोग भी जानते होंगे कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति को। विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, दो इसमें सेंटेंस आ रहे हैं। विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है प्रत्येक नागरिक को। जैसे अगर हम विधि के समक्ष समता की बात करें, इसका अर्थ क्या होता है? ये जो सेंटेंस है विधि के समक्ष समता, ये यूके से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। और इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोफेसर डायसी थे, उन्होंने बताया था कि विधि के समक्ष समता मतलब विधि का शासन, विधि का सत्ता, यानी भारत देश में या किसी भी देश में जहां पे विधि का शासन हो वहां पे लिखित कानून होना चाहिए। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति किसी कानून के बारे में जानना चाहता है तो वहां पे वह लिखित कानून अवेलेबल होगा। जैसे आज के डेट में मान लीजिए कि आपको तत्काल 3 तलाक से संबंधित कानून के बारे में जानना है, तो आप तुरंत गूगल पे जाइए और वहां पे आप सर्च कर सकते हैं कि ये कानून क्या है, या किसी भी प्रकार का कानून। अभी अभी जो है 1-2 महीने पहले जो कानून बना तो IPC 69 से रिलेटेड है, जो काफी चर्चा में भी है अभी। अगर उसके बारे में भी जानना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको पता चल जाएगा। तो विधि का शासन सबसे पहली बात कि वो लिखित होना चाहिए, और अगर लिखित है तो हमारी जो सरकार है वो मनमानी नहीं कर सकती। अगर वो लिखित है तो सभी जनता उसके बारे में जागरूक हो सकते हैं, उस कानून के बारे में जागरूक हो सकते हैं क्या है। तो किसी भी देश में विधि का शासन का मतलब यही होता है कि सभी नागरिक उस कानून को लेकर के जागरूक हो, सभी जनता उस कानून के बारे में जाने। दूसरा है विधि के समान संरक्षण या विधि के समक्ष संरक्षण का मतलब ये हुआ कि हर वर्ग के लिए आवश्यकता अनुसार कानून बनाया जाए। जैसे पहले भी मैं एग्जाम्पल दिए हैं कि कोई वर्ग ऐसा है जिनके लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे एक महिला वर्ग ही ले लें, एक महिला वर्ग है, इनके लिए अलग से कानून बनाना पड़ता है, चाहे वो घरेलू हिंसा को लेकर के हो, चाहे दहेज प्रथा को लेकर के हो, चाहे सती प्रथा को लेकर के पहले बना था, या बाल विवाह को लेकर के हो। तो महिला वर्ग के लिए भी अलग से कानून बना, तो कहीं ना कहीं विधि के समान संरक्षण हो गया। या अगर आप देख लीजिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको भी लेकर के अगर अलग कानून बन रहा है तो किसी वर्ग विशेष के लिए बन रहा है। तो चाहे कानून किसी भी प्रकार का हो, सबके लिए एक समान है, लेकिन कभी कभी ऐसा आवश्यकता महसूस होता है कि किसी छोटे वर्ग को या दबे हुए वर्ग को ऊपर उठाने के लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तो वो भी कानून बनाया जा सकता है। हमारा भारत देश जो है वह विधि के समक्ष समता या विधि का शासन कह ले या विधि के समक्ष समता कह ले या कानून कह ले, दोनों अपनाया है। और एक इंग्लैंड से लिया गया है और एक अमेरिका से लिया गया है। तो दोनों की व्यवस्था हमारे भारत देश में है। यानी अगर हम डायरेक्टली बोले तो विधि के समक्ष समता का मतलब कानून के नजर में सब एक समान है। अगर मान लीजिए कि 2 पक्ष में कोई झगड़ा होता है, जैसे एक पक्ष अंबानी जैसे उद्योगपति को ले लेते हैं और एक पक्ष एक सामान्य व्यक्ति को ले लेते हैं, तो वहां पर भी कानून सबके लिए जैसा ही होगा। ठीक है, पूरे भारत देश में। हाँ, कुछ अपवाद हैं जिसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा देखना है। अपवाद का मतलब ये हो गया कि जैसे राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल है, इन लोगों में कुछ छूट मिलता है इनको पद को लेकर के। यानी अगर आर्टिकल 14 की बात करें तो इससे संबंधित राष्ट्रपति या राज्यपाल पे जो कानून है वो पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता है। जैसे अगर राष्ट्रपति के पद पे कोई व्यक्ति है, अगर वो कोई क्राइम करता है तो पद पे रहते हुए उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, पद पे रहते हुए उन्हें न्यायालय नहीं बुलाया जा सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो राज्यपाल हो। अगर राष्ट्रपति राज्यपाल को कानून से संबंधित बात करें तो एक होता है क्रिमिनल लॉ और एक होता है सिविल लॉ। मतलब अगर क्रिमिनल लॉ की बात करें तो वहां पर भी आप डायरेक्टली गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, सरकार डायरेक्टली गिरफ्तार नहीं कर सकती है। सिविल केसेस में तो 2 महीने पहले का नोटिस दिया जाता है, यानी अगर कोई क्राइम वो करते हैं
जो सिविल केसेस में आता है तो 2 महीना पहले नोटिस उन्हें देना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ आगे कार्रवाई हो सकती है। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनको एक विशेष अधिकार दिया गया है जो कि कानून 14 का अपवाद माना जाता है। दूसरा, सांसद लोग को ले लीजिए, सांसद हो या विधायक हो। सांसद की बात करें तो इनको विशेषाधिकार मिला हुआ है, विधायक की बात करें इनको भी विशेषाधिकार मिला हुआ है। सांसद का अनुच्छेद 105 में देखिएगा उनके विशेषाधिकार दिए गए हैं। विशेषाधिकार का मतलब कि सांसद अगर चाहें तो संसद भवन में उनको बोलने की आजादी है, आलोचना करने की आजादी है। अगर कोई भी शब्द वो संसद भवन में बोलते हैं तो न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, यानी उनको न्यायालय में याचिका उनके प्रति दायर नहीं की जा सकती है। एक विशेष अधिकार है तो एक अपवाद माना जाता है अनुच्छेद 14 का। चाहे विधायक को ले लीजिए, अगर विधानमंडल में या विधानसभा में कोई बातें ऐसे करते हैं तो इसके लिए उनको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 14 का अपवाद माना जाता है। यहाँ तक कि कोई अगर राष्ट्राध्यक्ष अगर किसी दूसरे देश से आते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, रूस, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, अगर वह हमारे देश में आते हैं और उनसे किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो उनको भी कुछ सहायता दिया जाता है, यानी अनुच्छेद 14 में छूट दी जाती है उनको भी कि उनको पद पे रहते हुए गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, उनको नोटिस देना पड़ता है। उस नोटिस का वो जवाब देते हैं, उस जवाब में देखा जाता है कि उन्होंने अपने सफाई में क्या कहा है। तो ध्यान रखना है, अनुच्छेद 14 सबके लिए एक समान कानून व्यवस्था प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 चाहे वो अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, सबके लिए एक जैसा कानून है। बस अपवाद में ध्यान रखना है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद और विधायक, इनके लिए जो है कुछ अनुच्छेद 14 के तहत छूट दी जाती है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि सिविल मामले में 2 महीने पहले नोटिस दिया जाता है और क्रिमिनल मामले में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगा, पहले कार्रवाई चलेगी, बट इनको न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद 14 को देखा। अगली वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 15 की बात करेंगे।